ये जो प्रोडक्ट हैं कैसे करें और इनको यूज कब करना, बहुत जरूरी टॉपिक रहेगा आज के दिन में। इनको यूज कब करना, सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्टर 80 की बात करता हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो डेजोए की टेक्नोलॉजी है वे मार्केट में अवेलेबल टेक्नोलॉजी से किस तरह से डिफरेंट, कितनी की बेहतर है क्योंकि हर फार्मर कहेगा कि ये तो मार्केट में भी अवेलेबल है, ये तो मार्केट में भी स्प्रेडर अवेलेबल है, स्टिकर अवेलेबल है या कुछ भी अवेलेबल है, लेकिन बेहतर कैसे है, इसको इस्तेमाल करने से इसको रिजल्ट कैसे बढ़िया मिलेगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए, ट्रांसपोर्टर 80 जो है एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ट्रांसपोर्टर 80 जो है एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मार्केट में आपने देखा होगा कि ये जो प्रोडक्ट है कई लोग स्प्रेडर के नाम से, वेटर के नाम से, स्टिकर के नाम से मार्केट में दे। तो ये एक अच्छी ऑर्गेनिक मैन्योर है जो कि आप कोई भी एग्रो केमिकल यूज इसको यूज करेंगे, उस एग्रो केमिकल्स की, उस फर्टिलाइजर की, उस पेस्टिसाइड की एफिशिएंसी की उसको वेस्ट नहीं जाने देगा, उसको वेस्ट नहीं जाने देगा। तो ये जो बड़ा ही इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल एडजुवेंट है ना, ये इसका पहला काम ये रहता है, हम जब भी स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, पत्ती पर बूंदों के रूप में स्प्रे जमा हो जाता है, फैलता नहीं। जब फैलेगा नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा। अवशोषित नहीं होगा तो क्या होगा, वो अंदर तक जाएगा ही नहीं प्लांट, है ना। तो पहला ये बूंदों के रूप में जमा क्यों हो जाता है, असल में क्या है, पानी की एक क्वालिटी होती है, वाटर की एक क्वालिटी होती है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जिसको बोलते। पृष्ठ तनाव के कारण क्या है, बूंदे बनी रहती और ये उसी सरफेस टेंशन को ब्रेक कर दे, तोड़ दे। तोड़ते ही वो पत्ती पर फैल जाए। पत्ती पर इससे फैलने से क्या होता है, एक तो क्या पूरी पत्ती में वो एब्जॉर्ब हो, दूसरा वेटिंग करता है, पत्ती को गीला कर दे। जरूरी है ना, क्योंकि हम जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं वो जो है गीली पत्ती पे सरफेस पे पड़ेगा तभी वो एक्टिव हो पाए। अगर सूखी पत्ती रह जाएगी तो वहां पर वो ना तो एब्जॉर्ब होगा, ना वहां फैलेगा, ना वो एक्टिवेट होगा। तो ये तीन काम तो उसी समय कर देता है जब इसको आप मिलाकर यूज करते हैं। सरफेस टेंशन तोड़ता है, सरफेस पृष्ठ तनाव को ब्रेक करता है, तोड़ता है, पत्ती पर फैलाता है, एब्जॉर्ब करवा दे और पत्ती को गीला कर दे। उसके बाद इसका जो काम रहता है एब्जॉर्प्शन के बाद एक्टिवेशन का काम। जो भी आप एग्रोकेमिकल यूज करने जा रहे हैं उसको इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि उस वो जो है एक्टिव हो, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। फिर इसका काम रहता है स्टिकिंग। कई बार क्या है, हम पत्ती पर स्प्रे करते हैं वो नीचे गिर जाए, या कई बार क्या है बारिश वगैरह में वो धुल जाता, ठीक है ना। तो जब अच्छी तरह से वो चिपकेगा तभी वो एब्जॉर्ब हो पाए। अगर वो पत्ती से नीचे ही गिर गया, रन ऑफ हो गया उसका, तो उसको भी रोक देता है ये। उससे क्या है, पत्ती पर इसकी रिटेंशन कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन रहता है उसका जो आपका एग्रोकेमिकल है, तो वो मैक्सिमम पत्ती के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट नहीं जाता। उसके बाद इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। इसका नाम भी ट्रांसपोर्टर 80 है। मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद ये जरूरी है वो टारगेट साइट पे आपका जो एग्रोकेमिकल है, मान लीजिए आपने को फंजीसाइड का यूज किया, रूट्स में रूट रोट लगा हुआ है, जड़ों में रूट रोट लगा हुआ है। अमूमन बहुत सारी क्रॉप्स में जो है रूट रोट, निमेटोड्स की प्रॉब्लम रहती है, दीमक की प्रॉब्लम रहती है। अगर कोई सिस्टेमिक हम इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड यूज करते हैं या हर्बिसाइड यूज करते हैं तो जरूरी है कि वो उसकी टारगेट साइट पे पहुंचे, जहां पर वो रोग लगा हुआ, जहां पर वो कीट लगा हुआ, उसको जाकर वो कंट्रोल करे। पहुंचेगा कैसे, पहुंचेगा तभी जब वो उसकी इफेक्टिवनेस होगी, ट्रांसपोर्ट हो पाए, एब्जॉर्ब होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो पाए। अगर मान लीजिए आपने कोई फंजीसाइड का स्प्रे किया और रूट में जो है रूट रोट लगा हुआ है और वहां तक वो फंजीसाइड पहुंचा ही नहीं, तो रूट रोट कहां से कंट्रोल हो जाए,
तो जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट भी हो। ये पॉलीसॉर्बेट 80 सिलिकॉन बेस्ड जो है ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो इसमें क्या है, सिलिकॉन बेस्ड होने से क्या होता है कि इसमें जो सिलिका है, सिलिका एक तरह से कवर का काम करता है, सिलिका जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सिलिका जो है रेसिस्टेंस देने का काम करती है, सिलिका जो है सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने का काम करती है। बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह की स्ट्रेस से बचाती है। बायोटिक मतलब इंसेक्ट और फंगस से बचाना, एबायोटिक मतलब पाला, सूखा, गर्मी, सर्दी जो होती है उससे फसल को बचाना। मैंने देखा है कई बार, मैं कश्मीर जाता रहता हूँ एप्पल के फील्ड में, तो क्या होता है कि जो फरवरी के बाद कई बार क्या बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं जब वो फ्लावरिंग आती है, और उससे क्या बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलने से क्या फ्लावरिंग बड़ी इफेक्टेड हो। और जब हम सिलिका का उसमें यूज करवाते हैं तो वो प्लांट जो है उस ठंडी, बहुत जो कूल वेव्स होती हैं, बिल्कुल जो ठंडी हवाएं होती हैं, उसको वो रेसिस्ट करने लग जाता और वो प्लांट जो है अच्छी फ्लावरिंग देने लग जाता। तो इस तरह से सिलिका जो है एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है गर्मी, सर्दी, कीड़े, रोग आदि से। तो ये पॉलीसॉर्बेट और सिलिका बेसिस प्रोडक्ट है 80, जो ट्रांसपोर्टर 80 है। इसका काम सरफेस टेंशन तोड़ते हुए लीफ को गीला करना, वेटिंग करना है, उस पर आपका जो एग्रो केमिकल है उसको स्प्रेड कर फैलाना है, उसको एब्जॉर्ब करवाना है, उसको अवशोषित करवाना है, उसको एक्टिवेट करना है, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, उसको चिपकाना है, उसकी स्टिकिंग करना है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन टारगेट साइट पे करना। अब देख लीजिए आप डिफरेंस क्या है। फार्मर को आपको बताना पड़ेगा कि केवल स्टिकिंग से काम नहीं चलने वाला कि मैं स्टिकर ले डाल ली, है ना, या केवल स्प्रेडर से काम नहीं चलेगा। तो हमें वो भी प्रोडक्ट चाहिए जो ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करे, एब्जॉर्ब करवाने का भी काम करे, एक्टिवेट का जो आपका एग्रोकेमिकल है उसका एक्टिवेट करने का भी काम करे, स्प्रेडिंग का भी काम करे, स्टिकिंग का भी काम करे, वेटिंग का भी काम करे, सरफेस टेंशन को भी तोड़ने का काम करे, जो रन ऑफ के लॉसेस हैं, जो कई बार हम स्प्रे करते हैं वो पत्ती पर ठहरता ही नहीं, नीचे ही गिरता रहता, उसको भी रोकने का काम करे, है ना। तो ये सभी काम जो है एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है ये ट्रांसपोर्टर, इसलिए ये अदर प्रोडक्ट से बेटर है, इसके रिजल्ट बेटर है, इसकी क्वालिटी बड़ी यूनिक है ना। ये एक नॉन आयनिक प्रोडक्ट है जो कि आप किसी भी एग्रोकेमिकल्स के साथ मोस्टली आप यूज करें तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता बीच में। कई बार क्या होता है कि फार्मर को ये डर रहता है कि मैं इस के साथ कर जाए, है ना। तो ये क्या है, इसकी कंपेटिबिलिटी बहुत, केमिकल ये इनएक्टिव है, मतलब ये कोई आपस में रिएक्शन नहीं करता। किसी भी केमिकल्स पर, किसी भी क्रॉप पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी केमिकल्स के साथ, एग्रोकेमिकल्स के साथ। ये नॉन फाइटोटॉक्सिक है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली एडजुएंट है, और ये रेसिस्टेंस भी पैदा करता है, क्रॉप में रेसिस्टेंस भी पैदा करता है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, मैंने देखा है कई बार लोग घरों में सब्जी वगैरह उगाते हैं ना, लोग घरों में सब्जी वगैरह उगाते हैं ना, तो घर में जैसे गांवों में क्या होता है, चूल्हे वगैरह की राख होती है, जो लकड़ी की राख होती है या गोबर के उपलों की राख होती है, वो उस पर मैंने डालते देखा। उसका रीजन ही यही, उसका रीजन है कि जितनी भी उपलों की राख होती है या लकड़ी की राख होती है, इसमें सिलिका होता है। जब इसका वो ऊपर, वो फसल के ऊपर थोड़ा सा बुड़काव कर देते हैं राख का, तो क्या होता है, उसमें रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, इंसेक्ट के प्रति, डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस बढ़ जाती, और वो जो है पाला, सूखा, गर्मी, सर्दी का इफेक्ट भी उस पर कम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है एक तरह से बहुत ही मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्टर। इसको आप 5 ml आपको 15 लीटर की टंकी में डाल, 5 ml को 15 लीटर की टंकी में डालना है। 15 लीटर की जो नेपथेक स्प्रेयर होता है, वाटर टैंक जो होता है 15 लीटर का, उसमें जैसे आपने कोई भी एग्रोकेमिकल डाला, वो तो आपने डालना है अकॉर्डिंग टू लेवल, उसके देखकर एग्रोकेमिकल की जो डोज है उसके साथ इसको 5 ml ही सिर्फ मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ml ही मिलाना, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो
लगभग 200 लीटर पानी में इसको आप 70 ml मिला सकते हैं। लगभग 200 लीटर पानी में आप इसको 70 लीटर, 200 लीटर का ड्रम होता, उसमें आप मान लीजिए उसके अनुसार आपने एग्रोकेमिकल डाला। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, प्रिकॉशन मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्रांसपोर्टर 80 है उसको एग्रोकेमिकल्स के साथ मिलाकर जब आप यूज करने चाहें तो एग्रोकेमिकल की जो डोज है वो लेवल के अनुसार यूज करनी है, चाहे कोई हर्बिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड, ठीक है ना। और उसके साथ 5 ml जो 15 लीटर में या 200 लीटर में 70 ml इसको साथ में मिला, जिससे क्या जब आप स्प्रे करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। एक और प्रॉब्लम आती है लोगों को, क्या वो ये प्रॉब्लम रहती है कि जब वो स्प्रे करते हैं तो नोजल जो है बार बार जाम हो जाता है, नोजल जो है बार बार जाम हो जाती है। तो नोजल के बार बार जाम होने का क्या कारण, जो भी वो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड यूज करता है वो जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नोजल में आके जमा हो जाते हैं, उसको बाद उसको ये क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसकी जो नोजल है वो जाम नहीं, और वो कंटिन्यू जो है उसके काम में कंटिन्यूटी बनी रहती है, फार्मर के काम में जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसको बार बार जो है साफ नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो इसका एक ये भी बेनिफिट है। इसको आप यूज कहाँ कर सकते हैं, किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो उसमें आप यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप सॉइल में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको इरिगेशन के साथ देना चाहें तो भी इसके बड़े बेनिफिट। क्या करता है ये, वाटर रिटेंशन को सॉइल में बढ़ाता है, सॉइल में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो आपको सिर्फ 15 लीटर में 5 ml इसको यूज करना है और इतने सारे जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए ट्रांसपोर्टेबिलिटी के फार्मर को मिल जाए। उसके बाद आता हूं मैं प्रोस्पर्स पे, जो प्रोस्पर्स कंपनी का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, प्रोस्पर्स हैप्पी ग्रो का। हाँ, प्रोस्पर्स की बात करते हैं। प्रोस्पर्स एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है एमिनो एसिड्स का, एंजाइम्स का, विटामिन का, कैटालिस्ट का, प्लांट मेटाबॉलिज्म का और मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स का, ह्यूमिक एसिड, फुलिक एसिड। अब इनकी वैल्यूज आपको मैं बता देता हूं, आपको जो बतानी है कि इसमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं उससे प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन से जो है टिश्यूज बनते, मतलब जितने भी प्लांट्स के ऑर्गन्स है, पत्ती है, जड़ है, इनका डेवलपमेंट कब होगा, जब उसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन कहां से आएगी, एमिनो एसिड से आएगी। आदमी में भी ऐसा ही होता है, आदमी में भी जो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन से जो है हमारे अंग बनते हैं। इसी तरह से जो है प्लांट में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से जो है उसके टिश्यूज बनते हैं, सेल्स बनते हैं और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा इसमें क्या एंजाइम है, एंजाइम हमेशा जो है एक्टिवेट काम करने का काम करते हैं, एंजाइम जो है एक्टिवेट करने का काम करते हैं। विदाउट एंजाइम कोई भी प्लांट में प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती, चाहे वो फोटोसिंथेसिस की हो, चाहे वो रेस्पिरेशन की हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म की हो, चाहे ग्रोथ की हो, चाहे डेवलपमेंट। उसके अलावा इसमें जो है विटामिन है, कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। विटामिन हम जानते हैं जिस तरह से ह्यूमन बींग्स को विटामिन की जरूरत होती है उसी तरह से प्लांट्स को भी इनकी जरूरत रहती है। कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक का काम करते हैं, मतलब प्लांट के अंदर अगर कैटलिस्ट ना हो तो क्या होता कि प्लांट की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, जितनी भी क्रियाएं हैं, विदाउट कैटलिस्ट वो हो ही नहीं पाती। खासकर आपको बताना चाहूंगा जो पोटेशियम है, पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है, वो दो काम करता है। एक तो कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब प्लांट के अंदर
क्रियाओं को एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा, ये एक तरह का अच्छा प्रोटेक्टेंट भी है, जैसे सिलिका होता है ना, जैसे सिलिका प्रोटेक्टेंट का काम करता है, प्लांट को हार्डी बनाने का काम करता है, उसी तरह से पोटेशियम भी प्लांट को हार्डी बनाने का काम करता है। उस पर रोग, कीट, पाला, सूखा, गर्मी, सर्दी का अटैक जो है कम हो जाता है। इसमें मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स दोनों तरह के एलिमेंट्स हैं। एनपीके जो मैक्रो एलिमेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर मैक्रो एलिमेंट्स है, और जो माइक्रो एलिमेंट्स है जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये सभी है। हर एलिमेंट का अपना अपना रोल। नाइट्रोजन जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जरूरी है, अमीनो एसिड बनाती है, प्रोटीन बनाती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फार्मर जितने भी लोग यूरिया वगैरह यूज करते हैं वो 50 डेज के बाद उसका यूज ना करें। यूरिया 50 डेज के बाद उसका यूरिया का यूज ना करें, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को कुछ नहीं मिले। तो जो पहले जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, रूट और शूट की जो ग्रोथ होती है, जड़ और पत्तियों की ग्रोथ होती है, ये सोर्स का काम करती है। यानी कि जितने भी जड़ें जो है जमीन से क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई का काम करती है, पानी और पोषक तत्वों का सप्लाई का काम जड़ का काम। और पत्तियां जो हैं फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और सप्लाई का काम। तो अच्छी अगर वेजिटेटिव ग्रोथ है, जड़ और पत्तियां अच्छी हैं, तो प्लांट को अच्छी सप्लाई होगी, तो प्लांट को अच्छी सप्लाई होगी। बाद में जब उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आएगी, मतलब जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का टाइम आएगा, तो ये जो ग्रोथ है उसके आगे सोर्स से जो भी बनेगा वो ही सिंक में जाएगा। मतलब फ्लावर और फ्रूट अपना कुछ नहीं बनाते, वो जड़ और पत्तियों के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है सोर्स, उसको सिंक बोलते हैं। फ्रूट को हम सिंक बोलते हैं, मतलब उसमें जाता, उसमें कलेक्ट होता। अच्छी ईल्ड तभी अच्छी हो सकती है जब सोर्स आपका अच्छा, जब सप्लाई अच्छी हो, जब जड़ पत्तियां अच्छी हो, अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हो। अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो बढ़िया हो जाए। तो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं यही काम करते हैं। ये पहले वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी करते हैं, फिर जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कैसे अच्छी होगी भी, वो इस तरह अच्छी होगी, मान लीजिए बोरोन है, बोरोन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फोटोसिंथेसिस। बोरोन जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फोटोसिंथेसिस को। कैल्शियम जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि जड़ और पत्तियों में जो भी आता है उसको फ्लावर और फ्रूट की तरफ ले जाने का काम करता है। कई बार क्या, बोरोन की कमी से बीज ही नहीं बन पाता, फ्रूट ही डेवलप नहीं हो पाता। बहुत सारी फ्रूट्स की बीमारियां, खासकर फ्रूट्स का जो फटना होता है, सब्जियों का जो फटना होता है, वो बोरोन की कमी से हो। टोमेटो में जो एंड रोट आता है, ब्लॉसम एंड रोट जिसको बोलते हैं, जिसमें नीचे से टमाटर जो है एक जगह से थोड़ा काला पड़ने लग जाता है, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो बहुत सी न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के रोग जो है अनाज, फल, सब्जियों में होते हैं। तो ये जो रोग हैं, अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन देंगे, हम मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स दोनों देंगे, तो ये जो डेफिशिएंसी के कारण जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, कौन सा, जड़ और पत्तियों का वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होगी अगर, और दूसरी तरफ जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो भी अच्छी होती है बैलेंस न्यूट्रिशन देने से। उसके बाद इसमें ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड है, इनका ही बड़ा शानदार रोल है। ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। जितना भी हम स्प्रे करते हैं, दोनों काम करते हैं। एक तो प्लांट के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को काम में लगाते हैं, सॉइल से भी न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाने का काम करते हैं, ह्यूमिक और फुल्विक एसिड। जितना भी सॉइल में कई बार क्या है, न्यूट्रिएंट्स वैसे ही पड़ा रह जाता है, वो अवेलेबल नहीं होता, जिससे क्या है कि उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो वो ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड जो है ये काम है। तो ये एक बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन है प्रोस्पर्स जो है, ये प्लांट की ऑल नीड्स को पूरी करता है। अमूमन क्या होता है मार्केट में, क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन के कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ के अलग तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए अलग तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो ये एक वन प्रोडक्ट जो प्रोस्पर्स है,
सारी रिक्वायरमेंट पूरी करना। अब एक क्वेरी आएगी थी, इसको यूज कैसे करना। यूज ऐसा है, इसको एक तो आप जब क्रॉप आपकी 20 दिन की हो जाए, 20 डेज आफ्टर सोइंग, जब आपकी क्रॉप जो है 20 दिन की हो जाए, तब आप इसका एक स्प्रे आपको करना है। 20 दिन की जब आपकी क्रॉप हो जाए तो इसकी डोज आपको पता ही है, 5 ml जो है 15 लीटर में रहती, 5 ml जो है 15 लीटर में रहती है, या एक टेबलेट को आप 15 लीटर में आप यूज कर सकते हैं। एक टेबलेट को आप 15 लीटर में, जो टेबलेट फॉर्म में प्रोस्पर्स आता है, प्रोस्पर्स आप जानते ही हैं कि दो फॉर्म में आता है, एक तो लिक्विड फॉर्म में और एक टेबलेट फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म वाला जो है 5 ml पर लीटर यूज करना है, और टेबलेट फॉर्म वाला जो है वो एक टेबलेट पर 15 लीटर में आपको यूज करनी है। टेबलेट फॉर्म वाला कैरी करना भी बड़ा आसान है। कई बार क्या है कि हमारा एसोसिएट फील्ड में जाता है, वो सोचता है यार इतनी मतलब कैरी करना मुश्किल है, तो टेबलेट फॉर्म वाला जो है ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा आसान है। अपने साथ रखिए, आप जब भी फार्मर को डेमो देना हो तो डेमो भी दे सकते हैं आप। एक टंकी में डालिए एक टेबलेट, और फार्मर अपने सामने उसको स्प्रे करवाए, अपने सामने स्प्रे करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप फार्मर को दे के आ जाए और वो यूज ही ना करें। कई बार ऐसा मैंने देखा, मैंने कई फार्मर्स के शुरू शुरू में ऐसा देखा, और जब बाद में मैं उसके घर में गया हूं तो उसकी चारपाई के नीचे प्रोडक्ट पड़ा हो, उसने यूज ही नहीं किया हो, उसकी चारपाई के नीचे प्रोडक्ट पड़ा हो। तो सबसे बड़ी एसोसिएट को ये देखना है, उससे पंप स्प्रे मंगवाइए, उसको धुलवाइए। स्प्रे को धुलवाना बहुत जरूरी है, पंप स्प्रे का। उसको धुलवाइए, उसमें 15 लीटर पानी डालिए, एक टेबलेट डालिए, थोड़ी देर में वो डिजोल्व हो जाएगी। फिर उसको आप जो है एक कोने में आप स्प्रे करवा दीजिए, 1/4 यानी कि लगभग 1 एकड़ के 5वें 6ठे हिस्से में उसको आप स्प्रे करवा दीजिए, एक क्यारी में आप स्प्रे करवा दीजिए। ठीक है ना। तो उस तरह से आप अपने सामने उसको स्प्रे करवाएंगे तो क्या है, जब आप 10 दिन बाद जाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, उसको भी दिखेगा और फार्मर को भी दिखेगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको डेमो देना। दूसरा, पहला स्प्रे आपको 20 डेज आफ्टर सोइंग करना है इसका, और दूसरा उसके लगभग 8-10 दिन बाद, 30 डेज आफ्टर सोइंग। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए स्प्रे, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए स्प्रे, रूट एंड शूट की ग्रोथ के लिए स्प्रे। उसके बाद जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की स्प्रे बारी आती है, उसमें आपको जस्ट बिफोर फ्लावरिंग एक स्प्रे करना। जस्ट बिफोर फ्लावरिंग आपको एक स्प्रे करना, मतलब आपके खेत में अगर एक आधा फूल शुरू हो चुका है तो उस समय आप इसको, कोई 10% फ्लावरिंग हो गई है, 5-10% फ्लावरिंग हो गई है, तो उस समय आपको एक स्प्रे करना। ठीक है। उसके बाद आपको स्प्रे कब करना है, जब पीनट स्टेज, जब उसकी फ्रूट में पीनट स्टेज आ जाए, मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर कोई फ्रूट बनने लग जाए, या जैसे वीट का दाना बनने लग जाए, या मान लीजिए चना ले रहे हैं तो चने में फली पड़ने लग जाए, फ्लावरिंग के बाद, फ्लावरिंग के बाद यूज करना, जब मतलब जब उसमें ग्रेन फॉर्मेशन शुरू, फिर आप उस समय आप उसको स्प्रे करें। एक तो फ्लावरिंग आया तब आप उसको स्प्रे कीजिए, और जब फ्रूट फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूट बनना शुरू हो जाए तब दूसरा आप स्प्रे कर दीजिए। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी आपको 2 स्प्रे करने हैं, फ्रूटिंग, ये फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के लिए भी 2 स्प्रे करने हैं। और साथ में आपको इसके ट्रांसपोर्ट रेटी जो है 5 ml 15 लीटर में जरूर मिला। 15 लीटर में सिर्फ 5 ml रेटी, और इसकी जो डोज है 5 ml पर लीटर है, यानी कि एक पंप में आपको 75 ml इसको डालना है, प्रोस्पर्स को 75 ml 15 लीटर के पंप में ये डालना, और 5 आपको जो है ट्रांसपोर्ट डालना। तो यूज कब कब करना है, 20 डेज आफ्टर सोइंग, मतलब पहले जब आप यूज करने जा रहे हैं तो 20 दिन बाद उसका आपको स्प्रे करना है पहला, और उसके 8-10 दिन बाद दूसरा स्प्रे। तो ये आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है। 2 स्प्रे अगर आपके हो गए तो आपकी रूट एंड शूट जो है, सोर्स जो है, फोटोसिंथेसिस बनने का काम जो है, और जो जड़ों से वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम जो है, सोर्स जो है बहुत अच्छा डेवलप हो जाए। उसके बाद जो सिंक है, जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग का टाइम है,
उस समय जैसे ही आप जस्ट बिफोर फ्लावरिंग इसका यूज करते हैं, तो जब 5-10% फ्लावर आने पे आप स्प्रे करते हैं तो एक सारी फ्लावरिंग आपको दिखाई, एक जैसी सारी फ्लावरिंग हो जाए। उससे क्या है कि जब हम हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, फार्मर को बड़ा इजी रहता है। अमूमन कई बार क्या देखने में आता है, फार्मर की दिक्कत आती है 20-25% क्रॉप पहले पक जाती है, 25-30-40% क्रॉप बाद में पकती है 15 दिन। पहले वाली फसल जो है पक के क्या होता है, खेत में ही जड़ने लग जाती है। तो अगर इक्वल क्रॉप पकेगी, इक्वल जो है हार्वेस्ट टाइम होगा पूरी क्रॉप का, तो फार्मर का डैमेज कम हो, तो फार्मर का डैमेज नहीं होगा। फार्मर देखता है कि कुछ 10-20% तो पहले पक गई, फिर 20-25% पक गई, फिर 20-25% पक गई, तो ये जो गैप पड़ता जाता है, तो पहले वाली क्रॉप जो है, क्योंकि फार्मर तो हार्वेस्टिंग व्हीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, एक सार करता है ना, तो अगर मान लो उसकी क्रॉप में फ्लावरिंग एक जैसी होगी, एक समय पे आएगी, उसकी फ्रूटिंग डेवलपमेंट एक समय होगा, राइपनिंग एक समय होगी, फसल एक साथ पकेगी, तो फार्मर का डैमेज जो कम हो जाएगा और यील्ड अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, सस्टेनेबिलिटी अच्छी, तीनों चीजें अच्छी। तो ये जो तरीका है, इसको कब यूज करना है प्रोस्पर्स को, वो है। तो सबसे बड़ी बात है, इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, जो कि एस्कोफाइलम स्पीसीज का है। बहुत ही शानदार जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट है। उससे क्या है, इससे आप जो है सीडलिंग की ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है, इसमें होती है। इसमें साइटोकाइनिन है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को भी रोकता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस जिसको एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, जो पाला सूखा गर्मी सर्दी से जो प्लांट को फेस करना पड़ता है, प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट पे असर डालती है। ज्यादा ठंड हो जाए, ज्यादा गर्मी हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, कम बारिश हो, है ना, उस स्थिति में वो जो स्ट्रेस होती है प्लांट को फेस करनी पड़ती है, उसको ये कंट्रोल करता है। सेल डिवीजन को ये बढ़ाता है। सेल डिवीजन बढ़ने से क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम जानते हैं विदाउट सेल डिवीजन कुछ हो ही नहीं सकता। फ्रूट डेवलपमेंट होता है तो सेल डिवीजन से होता है, रूट डेवलपमेंट होता है तो सेल डिवीजन से होता है, शूट डेवलपमेंट होता है तो सेल डिवीजन से होता है। तो ये जो है सेल डिवीजन का काम करता है। पेस्ट को रेसिस्टेंस करने का भी काम करता है। इंसेक्ट और डिजीज जिसे बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, उसको जो कंट्रोल करता है। और ये सॉइल में रूट का राइजोस्फेयर बढ़ाता है। सॉइल में रूट का राइजोस्फेयर बढ़ाता है, मतलब रूट का डेवलपमेंट का। आपको मैं बताऊं, जितना भी ड्राई लैंड क्रॉप्स होते हैं, ड्राई एरिया में अगर आप प्लांट देखोगे ना, डेजर्ट एरिया, वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव क्यों कर जाते हैं? कई बार 2-2, 3-3 साल बारिश नहीं होती। उसका रीजन ही है, उनका राइजोस्फेयर बहुत अच्छा होता है, उनका रूट्स बहुत गहरी होती, दूर दूर तक फैली होती। ऊपर से आपको प्लांट जो है 4-6 इंच का दिखेगा, लेकिन रूट नीचे 2-2, 3-3 फीट तक होती। तो वो क्या करते हैं कि अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन सर्वाइव कर जाते हैं। भले ही डेजर्ट में 2-3 साल बारिश हो, वो मरते नहीं, और फिर जब बारिश होती है तो वापस ग्रोथ करते हैं। तो राइजोस्फेयर जो है न्यूट्रिएंट एंड वाटर सप्लाई का काम करता है। अगर राइजोस्फेयर अच्छा होगा तो सॉइल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट एंड वाटर सप्लाई अच्छा होगा। दूसरा क्या, अच्छा राइजोस्फेयर होने से लोजिंग नहीं होता। कई बार क्या है, तेज हवाएं चलती, तेज जो है लोजिंग को रोक। तो अच्छा राइजोस्फेयर डेवलप होने से न्यूट्रिएंट एंड वाटर सप्लाई स्पोर्ट भी अच्छी है, भी प्लांट को अच्छी रहती, वो स्पोर्ट है वो अच्छी रहती, जिससे कि लोजिंग नहीं हो पाता, अच्छा राइजोस्फेयर। उसके बाद ये बढ़ाता है, क्लोरोफिल बढ़ाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्लोरोफिल का पार्ट है। अगर मैग्नीशियम की कमी आएगी तो आप देखोगे इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। अगर आप किसी पत्ती में मैग्नीशियम की कमी को देखना चाहो ना, तो उसमें पत्ती की वेन्स जो होती हैं, पत्ती के अंदर जो शिराएं होती हैं, उसके बीच में पीलापन आ जाता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस उसको बोलते हैं। वो मैग्नीशियम की कमी से होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ही क्लोरोफिल बनाता है, और जब क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाता। तो इसके अंदर जो मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स के साथ जो मैग्नीशियम है, वो ये जो है
क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस बनाने का काम करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है। उसके फ्रूट की जो टेक्सचर और अपीयरेंस को सुधार, क्वालिटी जिसको बोलते, फ्रूट की जो है, अनाज फल सब्जी की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करता है, मतलब उसकी देखने की, वो अच्छा दिखता है, शाइनिंग अच्छी होती है, शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, उसको आप लॉन्ग टाइम तक सेफ रख सकते, तरोताजा रहता है, शाइनिंग अच्छी होती है उसकी। इसके अलावा ये जो कीपिंग क्वालिटी बढ़ा देता है, मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। आप कोई भी जैसे सब्जियां खास, फल और सब्जी खास, अगर हम ज्यादा टाइम तक कीपिंग क्वालिटी ना हो तो मार्केट में भाई भी सब रेट कम हो, फार्मर किसी कारण से नहीं ले जा पाए तो घर में उसकी खराब हो जाए। लेकिन जब कीपिंग क्वालिटी अच्छी हो, शेल्फ लाइफ अच्छी हो, तो वो क्या है, अगर आप 10 दिन रोकना भी चाहे तो उसको रोकेंगे तो भी तरोताजा रहेगा। आप इसको एज फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, 5 ml। हाइड्रोपोनिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जो बिना खेती हो, चलन चल रहा है हाइड्रोपोनिक्स का, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इंसेक्ट डिजीज का होता है, तो उसकी की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक्स जो है एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसे सेकेंडरी एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो है, उसमें का इस्तेमाल जो उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं इरिगेशन के साथ, जिसे फर्टिगेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजर विद इरिगेशन। जब हम इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। या आपको इसके साथ 15 लीटर में डालनी, और पर एकड़ अगर आप में यूज करना चाहें, पर एकड़ जो है अगर आप इरिगेशन के थ्रू देना चाहें तो जो टैंक होता है उसमें आप, वेंचुरी होती है ना ड्रिप में, वेंचुरी, ड्रिप इरिगेशन के अंदर एक वेंचुरी होती है जहां से पानी और फर्टिलाइजर दोनों मिलके जाते हैं वेंचुरी के थ्रू। तो अगर आप जो वेंचुरी से आपका बॉक्स जुड़ा हुआ है, जो भी आपका टैंक जुड़ा हुआ है, उसमें 20 टेबलेट के साथ डाल दें, और जब आप ड्रिपिंग इरिगेशन देंगे तो वो वेंचुरी के थ्रू जो उधर से पानी सप्लाई होगा और इधर से जो है ये फर्टिलाइजर जो है, क्रॉसपर्स जो है, ये सप्लाई हो जाएगा। दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे से भी यूज कर सकते हैं, इरिगेशन में भी दे सकते हैं। इसके मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, मल्टीपर्पज टाइप प्रोडक्ट है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। इससे क्या है, नॉट ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ होती है बल्कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी अच्छी हो, बार बार अलग अलग तरह के प्रोडक्ट नहीं यूज करने पड़ते, इसका एक ये भी फायदा है। समझ लीजिए आप एक कंप्लीट फूड है ये जो है, आपकी सॉइल के लिए और प्लांट के लिए एक कंप्लीट फूड है। सॉइल का बायोटा बढ़ता है, सॉइल के जो बैक्टीरिया है वो इससे बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले अर्थवर्म सॉइल में होता था, एक जो अर्थवर्म जो है ना, सिर्फ एक अर्थवर्म 36 टन सॉइल को टिलेज कर देता, मतलब उस सॉइल के अंदर घूम घूम के उसको खा के, जिस इतना टिलेज करने के लिए 10 लीटर डीजल चाहिए, सिर्फ एक अर्थवर्म। और एक अर्थवर्म का वेट कितना होता है, 1 ग्राम। एक अर्थवर्म का जो केंचुआ होता है, गेंडोवा जिसको बोलते हैं, एक अर्थवर्म का वेट सिर्फ 1 ग्राम होता है, और वो एक साल में 36 टन सॉइल को टिलेज कर देता है, पलट देता है, उसके ऑर्गेनिक मैटर बना देता है उसको, सिर्फ एक अर्थवर्म। इतना करने के लिए हमें ट्रैक्टर में 10 लीटर डीजल डालना पड़ता है, जो एक अर्थवर्म काम। तो सॉइल का जो बायोटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे। लेकिन अगर हम ज्यादा केमिकल्स का यूज करेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, तो ये बायोटा खत्म होता है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी खत्म होता है। पहले देखो बारिश होती थी तो क्या होता, अर्थवर्म जो है सॉइल से निकल के घरों में सड़कों में घूमता था, आजकल लोगों को खेत में ढूंढने को नहीं मिलता। तो मिट्टी कॉम्पैक्ट ही इसलिए होती जा रही, हमारी जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट ही इसलिए होती जा रही। आजकल क्या है, पहले लोग क्या होता था, बैल
और एक हल, लकड़ी का हल, उससे जोत लिया करते। 40-50 के ट्रैक्टर लगाए जाते हैं और हल भी टूट जाते, और हल भी टूट जाते क्योंकि मिट्टी में इतना ज्यादा कॉम्पैक्टनेस आ गई। मिट्टी को फ्रीएबल करेगा कौन? मिट्टी का जो बैक्टीरिया है वो करेगा, मिट्टी का जो अर्थवर्म है वो करेगा, लेकिन वो होगा तब तो मिट्टी को अगर वास्तव में ही हमें मिट्टी रखना है, जो नेचुरल सॉइल बनानी है, 45% मिनरल मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर हो, उसमें 25% एयर के लिए स्पेस हो, 25% वाटर के लिए स्पेस हो, तब वो मिट्टी ओरिजिनल मिट्टी बनेगी। और इसको बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा। और उसमें जो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है बहुत ही हेल्प, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, सबसे बड़ी बात है अगर आप 25-30% फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कम भी यूज करते हैं तो भी इस टेक्नोलॉजी से आपकी क्वांटिटी, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी जो है बहुत ही अच्छी होगी, यील्ड जो है बहुत अच्छी बढ़ेगी। आपको अर्ली एडॉप्टर बनाना है, और मैं भी चाहूंगा कि फार्मर को अर्ली एडॉप्टर बनाइए, फार्मर की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, फार्मर को आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं, और डे जो कमिटेड है इन फ्यूचर भी और भी कई जो यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक प्रोडक्ट जो है आपके लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए लाएगा, जो रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होगी, परिणाम देने वाली टेक्नोलॉजी होगी, तकनीकी होगी। इसके अलावा हमारी जो एक और हम कमिटमेंट करते हैं, हम आपको टेक्निकली स्किल करेंगे जिससे कि आपका नॉलेज जो है फार्मर्स के काम आए, फार्मर का आप पे ट्रस्ट बने, फार्मर आपको के प्रोडक्ट को यूज कर, आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक ऐसा एक्सपर्ट बनना है कि जिससे कि आप फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व कर। मैं लास्ट में चलते चलते इतना कहूंगा, बढ़ो तो इतना बढ़ो की मंजिल को थाम लो, बढ़ो तो इतना बढ़ो की मंजिल को थाम लो, सीखो तो इतना सीखो कि हम भी आपसे ज्ञान लें, सीखे तो इतना सीखो कि हम भी आपसे ज्ञान लें। बहुत बहुत धन्यवाद।